हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पारितंत्र की अवधारणा और साथ साथ में जानेंगे पारितंत्र के घटकों के बीच में पारस्परिक संबंध क्या होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। ये कोई एरिया है, सर्कल है, और यहाँ कोई व्यक्ति यदि मौजूद है, यहाँ पर कोई व्यक्ति यदि मौजूद है, और मौजूद होने के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि इसके चारों ओर का यह भाग, ये इसके चारों ओर का जो भी पार्ट्स है, भाग है, क्षेत्रफल है या क्षेत्र है, जिसे हम कह रहे हैं एरिया है, ये सब इसका क्या कहलाएगा? ये सब इसका पर्यावरण कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा। एक स्टूडेंट का या व्यक्ति का या बालक का उसके चारों ओर का भाग ये क्या कहलाएगा? उसका पर्यावरण कहलाएगा। तो पर्यावरण को डिफाइन कैसे किया गया है? पर्यावरण को डिफाइन करने से तात्पर्य है उसे परिभाषित कैसे किया गया है, किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित करने से सीधे सीधे तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर का परिवेश हमारा पर्यावरण कहलाता है। ऐसे हम उसे परिभाषित कर देते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि हमारा जो पर्यावरण का मतलब है वह सभी चीज़ों से होती है जो कि हमें चारों ओर से घेरती हैं, चाहे वो जैविक हों चाहे अजैविक घटक हों। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर चीज़ें शामिल रहेंगी, वस्तुएं शामिल रहेंगी जो उसे चारों ओर से घेरे हुए हो, चाहे वो सजीव वस्तुएं हों या फिर निर्जीव वस्तु हो। ये कोई वस्तु है तो हो सकता है सजीव वस्तु हो, ठीक, कोई भी जीव है, इंसेक्ट मान लीजिए आप इसे। अब यहाँ देख रहे हैं एक और वस्तु यहाँ पर है। ये वस्तु इसके लिए अजीब वस्तु हो सकती है या निर्जीव वस्तु हो सकती है, जिसे अपन कहते हैं फुटबॉल है। तो जी निर्जीव वस्तु हो सकती है, तो निर्जीव होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बालक के चारों ओर का जो परिवेश है वही उसका पर्यावरण कहलाता है। उस पर्यावरण में दोनों प्रकार के घटक शामिल हो सकते हैं। एक तो सजीव घटक भी शामिल हो सकते हैं और निर्जीव घटक भी शामिल हो सकते हैं। सजीव और निर्जीव का तात्पर्य आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सजीव और निर्जीव का खेल। तो सजीव का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है और निर्जीव का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं होता है। सीधे सीधे हम यही इनमें कह सकते हैं, ठीक ना। तो सजीव और निर्जीव से तात्पर्य यही रहेगा कि सजीव होगा उनमें जीवन पाया जाएगा, अर्थात जिनमें जीवन होगा वे कहलाएंगे सजीव, ठीक, या वे सजीव की कैटेगरी में आएंगे जिनमें जीवन होगा। निर्जीव वे जीव होंगे, अर्थात ऐसी वस्तुएं होंगी जिनमें जीवन नहीं होगा, ठीक ना। इनमें क्या होगा? जीवन नहीं होगा। तो जीवन नहीं होगा इनमें। हम इन्हें फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको किताब पर बुक्स ले चलता हूँ। देखिए, जैविक अजैविक घटकों में पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे, अभी इसी पार्ट के अंतर्गत सीखेंगे ये तो हम सब। और एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं ये भी हम सीखेंगे। खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे, खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है ये भी हम देखेंगे। समस्या उत्पन्न हो रही है ये भी हम देखेंगे। ओजोन परत का हास्य किस प्रकार से हो रहा है ये भी देखेंगे। उससे पहले एक शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है, परितंत्र या पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या है? ठीक, तो पारितंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, इसीलिए एक पारितंत्रिक जैविक जीवित या अजैविक घटक से, जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बना होता है। तो ये इसकी परिभाषा इन्होंने दी है परितंत्र की, और मैं आपको यहाँ पर इसे स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। आपको नाम से तात्पर्य हो रहा होगा या नहीं हो रहा है, तो हम इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे पारितंत्र को, ठीक ना। तो पारि से तात्पर्य हमारे से परे। मैं हिंदी में इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हिंदी के रूप में। पारि से तात्पर्य होगा परे, अर्थात परे मतलब दूसरे, ठीक ना, हमसे दूर वाले जो हैं या हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। परे का मतलब होगा यहाँ घेरा भी ले सकते हो आप। तो आपको ये समझ में आएगा, पारी का मतलब होता है परे, तंत्र से मीन्स होगा घेरा, अर्थात हमसे परे जो भी है उसका घेरा बना दिया जाए। घेरे से मतलब होता है चारों ओर जो हमें घेरे हुए, जिसके बारे में यह बात कर रहा हूँ। देखिए, जो हमसे परे है मतलब दूर है, ये चीज़ें ये सब हमसे दूर बैठे वस्तुएं, चीज़, और इनके
चारों ओर अगर घेरा बना दिया जाए तो इसमें दो प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं या पाई जाती हैं परितंत्र में। तो परे में जो घेरा बनता है इसमें दो प्रकार की चीजें मिलेंगी। तो वो कौन कौन सी होंगी? जो होंगे एक तो जैविक घटक। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम सजीव और निर्जीव के बारे में बोल रहे थे, अभी हम बोलेंगे जैविक घटक। इसके बाद बात करेंगे हम अजैविक घटक। तो दो प्रकार के घटक आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो दोनों ही प्रकार के जो घटक होंगे वो इस परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात हमारे चारों ओर का वह घेरा जिसमें कि जैविक घटक तथा अजैविक घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपस में एक दूसरे से कैसे हैं? संबंधित हैं। तब परिभाषा बन जाएगी हमारी। तो ये पूरी चीजें आपस में एक दूसरे से संबंध दर्शाती हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो परिभाषा बोलने में कैसी रहेगी? परितंत्र क्या है? क्वेश्चन आ गया तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? हमारे चारों ओर का वह घेरा या वह तंत्र या जीव के चारों ओर का वह तंत्र जिसमें कि जैविक और अजैविक घटक परस्पर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं। आपको ये बात बोलना पड़ेगी। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगी परस्पर संबंधित होते हैं। संबंधित का मतलब होता है जुड़े होंगे आपस में। और परिभाषा को यदि ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप उसमें लिख भी सकते हैं कि जीव शरीर का चारों ओर का वह घेरा या जीवों के चारों ओर का वह घेरा या किसी क्षेत्र विशेष में, ऐसा ही बोल सकते हैं। मैं परिभाषा को बड़ा बनाने की बात कर रहा हूं आपसे, तो आप कैसे बनाएंगे? किसी क्षेत्र विशेष में जैविक घटक अजैविक घटक के साथ में परस्परिक संबंधित होते हैं, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो सकते हैं। तो परिभाषा और बड़ी हो जाएगी। या तो सीधे ही संबंधित हो सकते हैं या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी संबंधित हो सकते हैं। आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए, और नहीं आता है तो आप यहाँ से समझने का ऐसे प्रयास करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम यहाँ देख लेते हैं कि मैं आपको किस प्रकार से बता रहा हूँ। यहाँ देखने का, समझने का प्रयास करना आप। सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, ये प्रकाश किरणें सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं, और इन प्रकाश किरणों का जो प्रकाश है वो प्लांट्स के ऊपर जा रहा है, और पौधा यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये पौधा या प्लांट्स मैंने बनाया है। इस पौधे के ऊपर जो प्रकाश जा रहा है ये हम बोल देंगे इसे ये प्लांट्स है या पौधा है, और यह सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश इस पौधे के ऊपर पड़ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से, ये सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश है वो पौधा एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ले रहा है ये प्रकाश को। जब पौधा प्रकाश लेता है तो पौधा प्रकाश लेने के जस्ट बाद आपको पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है। इसकी लीव्स या पत्तियां जो भी होती हैं पौधे की, आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें होती है। तो ये लीव्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसे? फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है या भोजन का निर्माण होता है। पौधे इस भोजन को बनाते हैं। अब पौधे इस भोजन को बनाते हैं, फिर वो फल के रूप में, बीज के रूप में इसे रूपांतरित करके इकट्ठा करके रखते हैं। अब इसे ग्लूकोज को, इनका जो भोजन बन गया है उसे कई प्रकार से एकत्रित कर लेते हैं। देखिए, बीज के रूप में एकत्रित कर लिया इन्होंने, फल के रूप में एकत्रित कर लिया इन्होंने, सब्जी के रूप में एकत्रित कर लिया इन्होंने। तो ये सारी चीजों के रूप में जब ये इकट्ठा हो गया है, इनका ग्लूकोज ये पहुंच गया है, आपको ये क्रम नजर आ रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से सबसे पहले पौधों ने एकत्रित किया है या ग्रहण किया है, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है, और ग्लूकोज से फिर बीज, फल, सब्जी ये बने हैं। और इनका उपयोग करने के लिए आपको पता है कौन यहाँ पर बैठा है?
जो इनका उपयोग करता है या उनका उपभोग करता है। तो इनका उपभोग करने का काम इनका सीधा सीधा ये है कि मनुष्य इसका उपभोग करता है और जीव भी इनका उपभोग करते हैं, पशु भी इनका उपभोग करते हैं। तो सीधे सीधे हम इसमें जीव की बात करेंगे और जीव में मनुष्य हो सकता है, पशु भी हो सकते हैं जिनका उपभोग करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे प्लांट से संपर्क में है, पौधे से आप भोजन ले रहे हैं। आप तो ये कहते हैं आपका भोजन कौन बनाता है? पौधों में बनता है। बीज, सब्जी, फल ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आपको पौधों से प्राप्त हो रहा है। लेकिन वास्तव में पौधों के पास कहाँ से आ रहा है ऊर्जा? ये पौधों के पास ऊर्जा आई कहाँ से? ये सूर्य के प्रकाश से, लाइट ये देख पा रहे हैं आप, सूर्य के प्रकाश से। लेकिन इनडायरेक्ट सूर्य का जो ऊर्जा है या सूर्य की एनर्जी है, यहाँ से घूमकर आपके पास पहुंच रही है, एक बड़ा चक्र पूरा करके आपके पास पहुंचती है। ठीक है ना? तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ आपको बताया था कि वास्तव में जैविक घटक, अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे दूसरे उदाहरण से किस प्रकार से संबंधित हो सकते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो यहाँ पर से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, अर्थात जो पौधे होते हैं वो एक गैस मुक्त करते हैं जिसे कहते हैं O2। ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मुक्त करते हैं पौधे। आप O2 का नाम अगर जानना चाहते हो, पता नहीं है तो आप ध्यान रख लें, नोट कर लें। O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। आप ऐसा ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक। और ये ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जंतु। ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम कौन करेगा? जंतु। जीव, यहाँ पर मैं जीव के रूप में जंतु का प्रयोग कर रहा हूँ और पौधे तो ऊपर है। पौधों में भी जीव शामिल, जीव में पौधे भी शामिल होते हैं, इसलिए मैं जंतु लिखूंगा विशेष रूप, और यहाँ पर पौधे ही होंगे जीव में। अब यहाँ से मुख्य बात है कि जंतुओं ने जब ऑक्सीजन ग्रहण की है पौधों की, जंतुओं ने जब पौधों की ऑक्सीजन ग्रहण की है, पौधों से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन ग्रहण की है, तो जंतु भी अपनी श्वसन क्रिया के दौरान कोई गैस छोड़ते तो होंगे, आपको पता होगा। अब ये भी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब होता है CO2 भैया। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इधर नाम लिख देता हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं कि CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। जो नहीं जानते वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन ये भी आ सकता। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग कहाँ करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। समझ पा रहे हो? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पौधे और जंतु और उनकी क्रियाएं कहीं ना कहीं परस्पर संबंधित होती हैं, जो कि हमें समझ आ रही है और मैं आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। समझ पा रहे होंगे आप। तो जैविक घटक, अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और यही संबंध उनका एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब इसकी परिभाषा बनेगी, वो सटीक परिभाषा बनेगी और आप इसे सही तरीके से समझ गए हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसके कारण एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे कहते हैं पारितंत्र। अब इस चित्र में आप ये देख लीजिए कि इसमें जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन से हैं, आपको समझ आना चाहिए। जिंदा कौन है और जिंदा कौन नहीं है, बताइए आप। हाँ, O2, CO2 और हाँ सूर्य। तो भैया 1 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाइन से तो लिखे हैं, और सूर्य का प्रकाश ले लो नंबर 4। तो ये सब कैसे हैं? अजैविक घटक हैं। कैसे घटक हैं? अजैविक घटक। इनमें जीवन नहीं पाया जाता। भैया आप फल की बात करोगे, फल की कोशिकाएं जीवित होती हैं तभी तो फल बड़ा हो जाता है। अब उसकी कोशिकाएं जिंदा नहीं होती, जीवन नहीं होता, तो फल तो बनता ही नहीं ना, बड़ा ही नहीं होता। सब्जी में आप ले लो लौकी, गिलकी, ये छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं? क्या इनमें जीवन नहीं था? जीवन है ना।
तो फिर अभी आप इन्हें डेड नहीं बोल सकते, अभी आप इन्हें अजैविक की कैटेगरी में नहीं लग सकते। तो आपकी अजैविक की कैटेगरी में सबसे पहले कौन आएगा? ये पहचान करना सीखिए आप कि सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन गैस, जितनी गैस है सब अजैविक में आना ही है। और फिर आपको तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे नंबर पर आप देख लो प्रकाश, तापमान, वर्षा जो होगी, वर्षा, पानी, जल जिसे हम कहते हैं, वो सब कैसा है? अजैविक है। तो जहां पर आपको प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, सूर्य का प्रकाश मिल गया, अब जल नहीं मिल पाया, तो जल के अणु आप मान लीजिए पौधे जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं और वो पत्तियों तक पहुंचा देते हैं जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल भी उपयोग में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपयोग में आ रही है, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश भी उपयोग में आ रहा है। तो ये सारी चीजें सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक घटक हैं। और पत्तियों का रंग हरा क्यों है? तो क्लोरोफिल के कारण है। और ये संपूर्ण क्रिया क्लोरोफिल के अंदर ही संपन्न होती है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के अंदर ही संपन्न होती है। तो आपको परितंत्र समझ में आ गया, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब आप परितंत्र में क्या लिखोगे अब मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लिख दोगे, सही है कि नहीं है? आपको लिखना है जैविक तथा अजैविक घटक, जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसके कारण एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे कहते हैं परितंत्र, ठीक है। और इसमें से रट्टा मार कर लिखना है तो परिभाषा ये लिखी, यहाँ से भी आप रट्टा मार के लिख सकते, और समझ के लिखना है तो अपनी परिभाषा बनाओ, समझो, फिर लिख दो तो भी सही है।